Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes and studying as well. Dear students, we were discussing chapter number 14 and we are at the last topics of chapter number 14, that is transport, and especially we are at the last portion, transport in animals, and in animals we have discussed the transport in humans. And now today's topic is the blood pressure. So blood pressure या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी भी कहते हैं, ठीक है। इस टर्म से आप लोग हाउ नो होगी डेफिनेटली। सो ब्लड प्रेशर, इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, जैसे बेसिकली प्रेशर का आपको पता है कि दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स जो होती है विच इज़ एक्सर्टेड by the blood, ठीक है, which is exerted by the blood on the walls of the blood vessels and especially the arteries is called as blood pressure. So we are going to define it. The force exerted by blood on the walls of arteries is called blood pressure. So specifically we are talking about the arteries. हमने blood vessels पढ़ी थी, 3 तरह की blood vessels होती हैं, arteries, veins and capillaries. लेकिन हम यहाँ पर जब blood pressure की बात करते हैं तो वो arteries की बात करते हैं, because कि जब heart contract करता है, so जब when the left ventricle contracts, so it contracts and pushes the blood into the aorta, the largest blood vessel of the human body, ठीक है, largest artery of the human body. तो वहाँ पर उसमें प्रेशर एग्जर्ट होता है। और आपको याद होगा, हमने जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था ब्लड वेसल्स का, तो उसमें हमने ये देखा था कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वेन्स एंड द कैपिलरीज। इनकी वॉल्स थिक होती हैं, इनका जो मस्कुलर वॉल होती है वो भी थिक होती है और इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू भी ज़्यादा होता है। और उसकी रीज़न भी यही थी कि चूँकि इनके दे हैव टू फेस a pressure, a force against them, so they are able to expand, ठीक है। थिक होंगी तो फटेंगी नहीं, इलास्टिक होंगी तो ये एक्सपेंड करके वापस अपनी जगह पे वापस नॉर्मल पोजीशन में आ सकेंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर इलास्टिक टिश्यू भी रखा है, ठीक है। और इसकी कंपैरेटिवली आपने देखा था जब हमने कंपैरिजन में पढ़ा था, वेन्स की निस्बत आर्टरीज के अंदर इलास्टिक टिश्यू भी ज़्यादा है और इसके अंदर जो मस्कुलर वॉल होती है वो भी ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू द वेन्स। क्लियर? So the reason behind this is कि यहाँ पर because they have to face much pressure as compared to the other blood vessels. Clear? तो जब भी हम बात करते हैं blood pressure की, that is noted in the arterial blood pressure. Is that clear? So जो blood pressure होता है, it starts from the aorta, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एओर्टा के अंदर, ठीक है। एओर्टा से फिर आगे एओर्टिक आर्च और फिर उसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा और फिर उसके बाद ये सारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है एज यू नो। तो वहाँ पर अब सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है ब्लड का, दैट इज़ ऑन द इन द एओर्टा। एओर्टा के बाद फिर जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है और रिस्पेक्टिव पार्ट्स को वो सप्लाई की जाती है, आर्टीरियल सप्लाई, तो ग्रेजुअली जब ये नीचे की तरफ जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है आर्टरीज़ के अंदर। लेकिन आर्टरीज़ के अंदर यू कैन फील दैम। इसके बाद फिर जब वो आर्टेरियोल्स के अंदर थोड़ा और कम हो जाता है, फिर उसके बाद जब ये कैपिलरीज बनती हैं, आर्टेरियोल्स डिवाइड करते हैं तो क्या बनती थी? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर बिल्कुल
ना होने के बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से ये दोबारा से कैपिलरीज जब मिलके वेन्यूल्स बनाती हैं तो ये प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वेन्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म वेन्स और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन आर्टीरियल लेवल के जो वीनस लेवल के ऊपर ये बिल्कुल डिमिनिशन हो जाता है। इसलिए देखिए ना, ये वेन्स हमारी स्किन के सरफेस पे होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पे नज़र आती हैं, वी कैन फील दैम बट वी कैन नॉट फील द प्रेशर इन दैम बिकॉज द रीज़न इज़ यहाँ पर जो हम दो तरह का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना, एक होता है सिस्टोलिक एंड द अदर वन इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो उनका जो डिफरेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर हमें वेन्स के अंदर वो पल्सेशन, वो प्रेशर जो है हमें जो है हम नोट नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली एबल टू बी रिकॉर्डेड इन द आर्टरीज। क्लियर? सो ब्लड प्रेशर जो है दो तरह का हमने इसको नोट करना है। इसमें एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, and the other one is diastolic blood pressure. सो आपको सिस्टली और डायस्टली या सिस्टोल और डायस्टोल का याद हो तो आपको बताया था कि सिस्टोल किसे कहते हैं। दैट इज़ द ये वो कंडीशन होती है सिस्टोल जिसमें कि हार्ट के चैम्बर्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उसे सिस्टोल कहा जाता है। तो इसी तरह से द ब्लड प्रेशर the pressure of blood which is recorded during the contraction of ventricles and especially the left ventricle because left ventricle नहीं पुश करना होता पूरी बॉडी के अंदर। इसी वजह से जो हमने जब कंपैरिजन मैंने बताया था तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का कंपैरिजन में देखा था तो ये 3 गुना ज़्यादा थिक होता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो 3 गुना ज़्यादा थिक होती हैं इसकी वॉल्स, क्योंकि इसने पूरी बॉडी को सप्लाई करना है, जबकि राइट वेंट्रिकल ने सिर्फ लंग्स को सप्लाई करना होता था। ठीक है, तो इस वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो 3 गुना ज़्यादा मोटी होती हैं, थिक होती हैं एज कम्पेयर टू द राइट वन। ठीक है, तो उस वक्त जो प्रेशर आएगा उसे हम कहते हैं the pressure of the blood during the contraction of the ventricle, especially the left ventricle, is called as systolic blood pressure। ठीक है, और ये वही ब्लड प्रेशर है जो कि आम तौर पर आम लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं ना, ये एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कितना था, नीचे वाला, तो ये जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है दैट इज एक्चुअली द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर आपको याद होगा इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो ये यूनिट्स भी आपने याद रखनी है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg आपको पता है, सिंबल केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप, मरकरी का साइन होता है। तो जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उसमें जो टर्म्स और जो यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं दैट इज द मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो इट शुड बी बिटवीन 120-130 भी तकरीबन नॉर्मल समझा जाता है, बट एज फार एज वी आर कंसर्न विद द टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक में 120 बताया गया है, तो आपने एमसीक्यू जब की बात होगी तो आपने 120 को ही क्लिक करना है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कैसे हम डिफाइन करेंगे, द प्रेशर ऑफ ब्लड exerted during the relaxation of heart chambers, especially the ventricles। ठीक है,
is called diastolic blood pressure. क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या बात याद रखनी है कि सिस्टोलिक कब होता है? ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन, और डायस्टोलिक मीन द ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन। जब ये रिलैक्स कर रहे होते हैं हार्ट चैम्बर, स्पेशली द वेंट्रिकल्स, तो उस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक, जिसको आप नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोलते हो। ठीक है, सो ये कितना होना चाहिए? इट शुड बी, यहाँ पर हम इसको ये साइन डालते हैं डिवीजन का, और इसके नीचे हम लिखते हैं इट शुड बी बिटवीन 75 to 85 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। क्लियर? और आमतौर पर जो हम एवरेज देखते हैं तो 120/80 होता है, जो इनके इन बिटवीन 75 to 85 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है डायस्टोलिक। ये दोनों चीज़ें हमने याद रखनी हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है और सिस्टोलिक। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ब्लड प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है? ये आपका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल बुक्स में मौजूद है। एक डिवाइस होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, और साथ में एक और डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये दो चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से आप इसको हम नोट करते हैं। इस तरह से आपको याद हो, एक इस तरह से मर्करी कॉलम सा बना होता है, इसके अंदर मर्करी होती है, और इसके साथ फिर अटैच यहाँ पर ये ग्रेजुएशन होती है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के हिसाब से। ठीक है, और इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इस कॉलम के अंदर मर्करी होती है, और इसके साथ अटैच होता है यहाँ पर एक रबर कफ होता है जो कि इसको इन्फ्लेट करता है। यहाँ पर एक रबर कफ होता है, इसे इन्फ्लेटर कहते हैं। यहाँ पर उसके ये वेल्व लगी होती है जिसको पंप करते हैं, तो यहाँ पर वो प्रेशर जनरेट होता है और ये मर्करी कॉलम राइज करता है। और दूसरी साइड पर इसका होता है कफ, जो कि हम आर्म्स के ऊपर जिसको हम टाई करते हैं। ठीक है, ये कफ होता है पहले, और दूसरी साइड पे जो वो रबर का जो सा वो होता है इन्फ्लेटर उसे कहते हैं, उससे पंप किया जाता है। तो इस तरह से इसको बाजू के ऊपर बांध कर और फिर यहाँ से इन्फ्लेट करते हैं, यहाँ से मर्करी कॉलम राइज करता है और हम उसे ब्लड प्रेशर नोट करते हैं। और दूसरी चीज़, दिस इज़ कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर। और एक और चीज़ होती है दिस इज स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स ऐसे ईयर्स के अंदर डालते हैं और उसको आपके यहाँ पर बाजू के ऊपर रखकर उसकी साउंड्स को सुनते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। दिस इज स्टेथोस्कोप एंड दिस इज स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसकी मदद से ब्लड प्रेशर जो है वो चेक किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निकलिटीज़ की तरफ। तो ब्लड प्रेशर शुरू कहाँ से होता है, हाई कहाँ पर होता है? इन द आर्टरीज। आर्टरीज के बाद ये डायग्राम ब्लड वेसल्स में भी मैंने आपको समझाई थी, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत है अभी समझाने के हवाले से। सो आई एम ड्राइंग
सो दिस इज द लेवल्स ऑफ अवर, अब इसको मैं मार्क कर देता हूं, आर्टरीज, arterioles, and this is capillary level. Then venules, और उसके बाद ये veins, ठीक है. I'm going to notify them. So this is artery, और उसके बाद arteries divide करती हैं तो they form arteriole, और उसके बाद ये वाला कौन सा लेवल है, दिस इज कैपिलरी लेवल, जहां पर एक्सचेंज होना होता है. कैपिलरीज दे ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के बाद दे ज्वाइन टू फॉर्म वेन, ठीक है. और ब्लड की जो फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो भी मैंने आपको लास्ट में समझाई थी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ब्लड, इस तरह से आर्टरी से जाएगा आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल्स के बाद इनटू द कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स, एंड वेन्यूल्स के बाद इस तरह से वेन्स के अंदर इस तरह से हमारे ब्लड की जो फ्लो होता है. नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड ओवर हेयर. दो चीज़ें डियर स्टूडेंट्स इस जो ब्लड प्रेशर को जो मेंटेन रखती हैं, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि कहाँ पर होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द आर्टीरियल लेवल, आर्टीरियल्स के बाद वो कम होना शुरू हो जाता है आर्टीरियोल्स के अंदर, आर्टीरियोल्स के बाद कैपिलरीज के अंदर जाकर वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, और वेन्यूल्स के अंदर बिल्कुल नहीं, ये डिफरेंस रह जाता है, जीरो हो जाता है. वेन्स के वेन्यूल्स के बाद वेन्स आती हैं, वेन्स के अंदर भी ये डिफरेंस ख़त्म हो जाता है. दिस इज़ द रीज़न कि हमें यहाँ पर वेन, चूँकि यहाँ पर हम देख सकते हैं, उनको फील भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ब्लड प्रेशर नोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, वो ज़ीरो हो जाता है. क्लियर. सो यहाँ पर दो चीज़ें आपने याद रखनी हैं. जो ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करवाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. इसको जो रेगुलेट करवाने के लिए एक चीज़ होती है वेलोसिटी, यानी कि स्पीड, और दूसरी चीज़ होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, इसको ज़रा समझेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा. आपकी बुक में एक ग्राफ दिया गया है. क्रॉस सेक्शन, तो मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसी लेवल के ऊपर. क्रॉस सेक्शन में इस तरह से है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया. और दूसरा जो ग्राफ बनता है वो है वेलोसिटी का या स्पीड का, वो इस तरह से होता है. लाइक दिस. ये वाला आपने ग्राफ देखा होगा अपने बुक के अंदर. तो ये सी रेड लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी और फ्लो, और ये वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया की. जब बात करते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है. क्रॉस सेक्शन, जैसे कि सपोज के दिस इज एन आर्टरी, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ये आर्टरी, सपोज दिस इज एओर्टा, ठीक है, या कोई भी आर्टरी है, तो ये आर्टरी है. आर्टरी को जब हम यहाँ से अलॉन्ग द डायमीटर उसको कट, ट्रांसफर सेक्शन उसको कट करेंगे इस तरह से अलॉन्ग द डायमीटर, तो ये सामने से जो नज़र आएगा ये क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन. अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये याद रखिएगा
ये किसी भी पॉइंट के ऊपर बॉडी के अंदर जब हम नोट करते हैं, दैट इज़ नॉट द सिंगल, एक ही ब्लड वेसल का वो क्रॉस सेक्शनल एरिया काउंट नहीं होता। मीन्स क्या मैं समझाने लगूँ, ये देखिए ज़रा गौर करें इस पर। अब इफ़ यू टॉक अबाउट एओर्टा, सपोज कि एओर्टा है, तो एओर्टा का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है दैट इज़ अबाउटली 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ एक ही ब्लड वेसल है ये, ठीक है, यहाँ से निकल रही है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5। उसके बाद आर्टेरियोल्स में देखेंगे यहाँ पे, तो आर्टेरियोल्स में जब हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो इसमें इस आर्टेरियोल और इस आर्टेरियोल का भी, इन तीनों का कंबाइंडली ये जमा होगा, और इन तीनों को कंबाइन करने से जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आर्टेरियोल, ठीक है। मतलब ये कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आर्टरी का एज कंपेयर टू द आर्टेरियोल ये कम होता है। आर्टेरियोल्स का चूंकि हम ये एक आर्टरी, ये एक इसका क्रॉस सेक्शन, ये तीन आर्टेरियोल्स, इन तीनों का जब कंबाइन करेंगे तो इसका डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड वेरी सिंपल, एक के मुकाबले में ये एक ब्लड वेसल और ये तीन है, तो इसमें से किसके ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, इन तीनों का डेफिनेटली, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आर्टेरियोल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं और दे फॉर्म द कैपिलरीज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो होता है कैपिलरीज का, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा हमारी ब्लड वेसल्स में, यहाँ पर देखें ये सारी कैपिलरीज एट अ टाइम दे कंबाइन टू फॉर्म द, यहाँ पर आपको हाईएस्ट पीक नज़र आ रही है, यहाँ पे आर्टरी में कम, यहाँ से जैसे आर्टेरियोल्स में बढ़ता गया, और कैपिलरीज के अंदर ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो किसका होगा, क्योंकि हम सम की बात करते हैं, सिंगल ब्लड वेसल की बात नहीं कर रहे। इट इज़ द सम ऑफ ऑल द क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ ब्लड वेसल्स एट अ सर्टेन पॉइंट, क्लियर। तो सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कैपिलरीज का। फिर उसके बाद ये कंबाइन करके वेन्यूल्स बनाए तो फिर थोड़ा ये कम होना शुरू हो जाएगा, और वेन्स के अंदर चूंकि फिर वो सिंगल आ जाएगी ब्लड वेसल तो उसका कम हो जाएगा। अब याद ये रखना है बेटा कि जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इन्वर्स, लाइक अगर दिस इज ब्लड फ्लो, it is directly proportional to the velocity over cross section। मतलब ये कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लो कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन आप समझते हैं ना। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा फ्लो है वो होता है एओर्टा के अंदर, आर्टरी के अंदर, ठीक है। अबाउट 20 मिलीमीटर्स पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर ब्लड जो है वो इस स्पीड से, वेलोसिटी से निकल रहा होता है, क्लियर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने की वजह से स्पीड ऑफ वाटर जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसकी एग्जांपल एक बहुत सादा सी, कि जैसे वो आपने वो पानी वाला पाइप देखा है, तो जब हम उसको आगे से पिंच करते हैं, पिंच करने का मतलब है हमने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिया, तो प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन फ्लो कम हो जाएगा। जब उसको छोड़ते हैं तो फ्लो बढ़ जाता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, डायमीटर इंक्रीज करने से। सो दिस इज़ हाउ सबसे ज़्यादा प्रेशर जहाँ पर होगा आर्टरीज के अंदर, क्योंकि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स ब्लड फ्लो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, स्पीड से निकलेगा। इसी तरह से यहाँ पर जाकर यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा है आर्टेरियल लेवल पे हमारी वेलोसिटी या ब्लड फ्लो, फिर ये जैसे जैसे जाएगा आर्टेरियोल्स के ऊपर तो ये कम हो जाएगा और कैपिलरी लेवल पे बिल्कुल स्लो हो जाएगा। आपको याद है ना फ्लो कितना था यहाँ पर 1 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है कैपिलरीज के अंदर। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना शुरू हुआ तो फ्लो इंक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली अगेन इन द वेन्स ये बढ़ गया। ये वाला चार्ट है, ये समझने वाला चार्ट है, ठीक है, आपकी बुक में बताया गया, तो उसमें एक्चुअली इस तरह से है, ये चीज़ें हैं, क्लियर। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ये इसका एक्चुअल मतलब क्या था, इस जो फ्लो चार्ट आपकी बुक में ये दिया हुआ है, जो ग्राफ समझाया गया।
सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये दो चीज़ें, जब ये एक तो दो चेंजेस आती हैं जो आपने याद रखनी है ड्यूरिंग द ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग देयर फ्लो फ्रॉम द आर्टीरियल लेवल टू द वेनस लेवल, वेन तक पहुँचते हुए। आर्टरीज के अंदर सबसे ज़्यादा होगा जो डिफरेंस होता है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का, वो होगा मेंटेन होगा आमतौर पर 40 से 50 मिलीमीटर, ठीक है। यानी कि 120 और अगर 80 की बात करें तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ जाता है 40 मिलीमीटर पर मरकरी का। फिर जैसे जैसे आगे जाता जाएगा आर्टेरियोल्स के अंदर ये और कम हो जाएगा, कैपिलरीज के अंदर और ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा इनटू द वेनियोल्स एंड वेन्स। इस वजह से हम वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने बात की जो समझाई थी, दैट वाज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द वेलोसिटी और द फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, वेलोसिटी और फ्लो उतना ज़्यादा होगा, उतनी स्पीड से यहाँ से निकलेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो एओर्टा के अंदर होती है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। अबाउट 20 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, ठीक है। जबकि वेन्स कैपिलरीज उसमें सबसे कम होता है, इट इज़ लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो उस हिसाब से उसकी जो है फ्लो वेलोसिटी उसकी स्पीड होगी ब्लड के ट्रेवल करने की, ठीक है। तो क्रॉस, ये जब बात याद रखनी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है ब्लड प्रेशर के रेलेवेंट। अब एक इसी से रेलेवेंट एक वो डिजीज़ है ब्लड प्रेशर से रेलेवेंट जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइपरटेंशन। इसी से रेलेवेंट ये डिजीज़ है। तो हाइपर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, और टेंशन का मतलब है टेंसिटी, टॉनिसिटी, ठीक है, उसकी वॉल्स के अंदर। सो अगर परसिस्टेंटली मुसलसल अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 120 और 130 से अबव रहे तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। दिस इज टर्म्ड एज हाइपरटेंशन। परसिस्टेंट और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, मुसलसल अगर 130 से 135 से ऊपर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक रहे और इसमें काफ़ी ड्यूरेशन हो जाए, इंस्टेंटली नहीं, मतलब ओकेशनल नहीं है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए हुआ फिर ठीक हो गया, उससे हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे। हाइपरटेंशन क्या है? अभी आपने चेक किया, फिर आपने कल चेक किया, फिर आपने 2 दिन बाद चेक किया, तो मुसलसल आपका ब्लड प्रेशर आ रहा था 130, 130 प्लस, 135, 140, 150 मिलीमीटर्स सिस्टोलिक। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है। अब ब्लड प्रेशर का मुसलसल बढ़े हुए रहना, इंक्रीज्ड रहना, यह नुकसानदेह होता है। और वो कैसे? कि जो सी ब्लड वेसल्स की जो अंदर एंडोथीलियम होती है, एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, वो इससे डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फोर्स पड़ रहा है ना, प्रेशर के साथ आ रहा ब्लड इसके ऊपर, तो इसके अंदर कैपेसिटी है उसको बर्दाश्त करने की। तो ये एंडोथीलियल लाइनिंग जो इनर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, वो इससे ख़ास तौर पर आर्टरीज की, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। जब वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि इसके ऊपर वो डैमेज हुई, तो वहाँ से क्या होगा? इट विल स्टार्ट, वहाँ पर उसको हील करने के लिए क्या बनेगा? वहाँ पर एक प्लग बनेगा, प्लेटलेट या क्लॉट जो होगा वो बनना शुरू हो जाएगा। उस क्लॉट को कहते हैं थ्रोम्बस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द ब्लड क्लॉट विच इज फॉर्म्ड within the blood vessel or outside the blood vessel, that is called as thrombus, ठीक है। अब जो हाइपरटेंशन है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली हाई रहने से, आमतौर पर इसके अंदर जो देखा गया है, जो ऐसे लोग जो सीडेंटरी लाइफ गुजारते हैं, या ऐसे लोग जो ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग इसमें, या फिर इसके अंदर जो है वो चर्बी वाले ऑयली स्पाइसी फूड्स, ये इस तरह की खुराक खाने से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर वो बैड कोलेस्ट्रॉल, याद होगा आपने कोलेस्ट्रॉल पढ़ी हुई है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होती है LDL, लो डेंसिटी लिपिड। 2 तरह की कोलेस्ट्रॉल होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक होती है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होती है बैड कोलेस्ट्रॉल।
जो गुड कोलेस्ट्रॉल होती है वो HDL होती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है वो बैड कोलेस्ट्रॉल, और उसकी एक और सब टाइप होती है VLDL, दैट इज़ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर कंसिडर की जाती हैं। तो जब ये जमा होना शुरू हो जाए बॉडी के अंदर, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर इसका डायमीटर को अंदर वो जमना शुरू हो जाती हैं, और उसका डायमीटर जो था वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डायमीटर कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे पाइप था वो पानी वाला, उसको अपने ऐसे पिचकाया आगे से, उसका डायमीटर कम किया तो प्रेशर बढ़ गया। इसी तरह से जब प्रेशर बढ़ेगा, अब उससे मुसलसल अगर हार्ट को वो फोर्स के साथ उसको वहाँ से निकालना पड़ रहा है, तो उससे हार्ट के जो मसल्स हैं वो भी बड़े हो सकते हैं, मतलब एनलार्ज हो सकते हैं, हाइपरट्रॉफी हो सकती है उनकी। ठीक है, और इसके अलावा वो वीक होना शुरू हो सकते हैं, लीडिंग टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब कि फिर मुसलसल ज़ोर लगा लगा के हार्ट के जो मसल्स हैं ज़ोर लगा लगा के क्योंकि वो ब्लड वेसल्स के अंदर वो आगे वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो उनको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तो हार्ट के मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब जब वीक होंगे तो वो सही तरह से वो पंप नहीं कर पाएंगे। जब वो सही तरह से पंप नहीं कर पाएंगे तो जो सही तरह से ब्लड जो है वो वहाँ से पंप नहीं होगा, वो लंग्स में वो जा सकता है, वहाँ पर स्टोर हो सकता है, या फिर हार्ट के अंदर इटसेल्फ वहाँ पर भी वो स्टोर होना शुरू हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, इस तरह के फैटी फूड्स को उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, और इस तरह के और बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें जो कि ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज़ कर सकती हैं, उनसे बचना चाहिए। ठीक है, और इससे हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बस बनेगा, एक क्लॉट बन जाएगा। जब वो मुसलसल आर्टरीज के ऊपर वैसे उनकी एंडोथेलियल के ऊपर पड़ेंगी तो वहाँ पर लीकेज स्टार्ट होगी, वहाँ पर उस लीकेज को बंद करने के लिए वहाँ पर ब्लड क्लॉट बनेगा। ठीक है, उस क्लॉट को हम कहेंगे थ्रोम्बस, और इस प्रोसेस को कहेंगे थ्रोम्बोसिस। इस प्रोसेस को कहेंगे थ्रोम्बोसिस। सपोज कि ये हमारे पास है ब्लड वेसल, यहाँ से ये रप्चर हुई थी क्योंकि यहाँ से प्रेशर बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, अंदर इसको हील करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, एक क्लॉट बनाएगी। इस क्लॉट को कहेंगे थ्रोम्बस। जब ये क्लॉट यहाँ से डिटैच हो जाए, डिटैच का मतलब है यहाँ से रिमूव हो जाए और उतर जाए और ब्लड वेसल के अंदर आ जाए। ये अब यहाँ से ये डिटैच हुआ टूट कर, और ये अंदर की तरफ फ्लो करना शुरू हो गया। उस कंडीशन में इस को हम कहेंगे एम्बोलस, इसे कहते हैं एम्बोलस। उसी थ्रोम्बस जो यहाँ पर बना था, जब वो वहाँ से रिमूव होकर हट के और यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करना शुरू हो गया, तो इसे हम कहेंगे एम्बोलस, और इसे कंबाइंडली कहा जाता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अब ये एम्बोलस यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ, सपोज यहाँ पे आ गया, ये आर्टरी थी, यहाँ से तो पास हो जाएगा क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है। यहाँ से जब ये यहाँ पर आएगा तो शायद यहाँ से भी निकल जाए, लेकिन यहाँ पर जाकर ये स्ट्रक हो जाएगा। यहाँ से आगे ये नहीं जा सकता क्योंकि इसका आगे डायमीटर इतना शॉर्ट है, उसका स्मॉल डायमीटर है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर फंस गया, उससे आगे ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाएगी, और ब्लड सप्लाई रुकने से क्या होगा, उस हिस्से को, जिस हिस्से में भी ये काम होगा वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकेगी, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच सकेंगे। इट स्टार्ट्स द सेल डेथ, जिसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी उस एरिया की। ठीक है, सो आज के लेक्चर के हवाले से बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thank you very much. If there is any query or question, you can ask me in the comments box. Allah Hafiz.